हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिता कुमारी है और अभी रिसेंटली 67 बीपीएससी में मेरी सेकंड रैंक आई है। और ये मेरा बीपीएससी में तीसरा प्रयास था। 65th और 66th बीपीएससी में मैं प्रीलिम्स 1 to 2 मार्क्स से मिस कर देती थी और इस बार मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है। और बेसिकली मैं जहानाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल जहानाबाद से हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेंस कॉलेज से मैथमेटिक्स में किया है। और रिसेंटली अभी मेरी 1 मंथ पहले ऑडिटर में ट्रेनिंग हुई है और अभी पोस्टिंग भी हो गई है मेरी ऑडिटर में, पंचायती राज डिपार्टमेंट में। तो अभी आज मैं आप लोगों के बीच बीपीएससी की अपनी जर्नी को और स्ट्रैटेजी को बताने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है। तो इस चीज़ के लिए मैं खुद को बहुत प्रिविलेज्ड फील करती हूँ कि स्कूलिंग अच्छे से हुई है, तो मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो बीपीएससी में इस वजह से चीज़ों को एनालाइज करने में और प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प हुआ है। मैं चीज़ों को ईज़िली कैच कर पाती थी। और स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी कैजुअली मत लीजिए। आपका इंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एग्ज़ाम के प्रति। लास्ट 2 अटेम्प्ट में यही मिस्टेक्स हो रही थी कि मैं एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा ये इंटेंट ही नहीं होता था कि मुझे पेपर क्लियर करना है। लेकिन 67 बीपीएससी में मैंने बहुत स्ट्रांगली ये फील किया था कि इस बार बस पेपर निकालनी है कैसे भी। और अपने इफ़र्ट्स अपनी तरफ से पूरे इफ़र्ट्स आप पुट कीजिए। ऑनेस्टली 1 to 2 ईयर्स अगर आप इस जर्नी को दे रहे हो तो आप उस चीज़ के प्रति ऑनेस्ट रहिए और बिल्कुल अपना बेस्ट दीजिए प्रिपरेशन में। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि रिवीज़न पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम था कि मुझे बस चीज़ों को पढ़ना अच्छा लगता था, मैं रिवीज़न नहीं करती थी, तो इस वजह से पेपर क्लियर नहीं हो पाते थे। और आपको ये चीज़ बिलीव करना होगा कि पेपर निकल जाते हैं अगर आप कंटिन्यूअस लगे रहते हो तो। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है, तो आप थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। और मैं इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना ही अपने आप में एक थोड़ा टफ टास्क होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में होता है कि आप 1 to 2 ईयर्स में अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो लोग आपको बोलते हैं कि 1 to 2 ईयर्स में आपकी जॉब हो जानी चाहिए। पर मेरे लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जर्नी थोड़ी लॉन्ग होती है, तो आपको इसमें सस्टेन करना होगा 2 to 3 ईयर्स में। मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तब तब मेरे लिए डिसीज़न ले पाना ही कि मुझे बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। तो फिर मैंने अपने सर से भी पूछा था, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स में थे तो वो सब लोग था कि सब लोग को एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। तो वहाँ तो होता है कि आप 6 मंथ्स या 1 ईयर में आपके पेपर निकल जाते हैं। पर सर ने मुझे बहुत स्ट्रांगली कहा था कि ऐसा होगा कि आपके सारे फ्रेंड्स के पेपर क्लियर हो रहे हैं, सब लोग सेटल हो रहे हैं, बट आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगर आप अच्छी चीज़ के लिए आप अगर डिज़ायर कर रहे हो तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा। तो मुझे याद है कि मुझे 1 to 2 डेज़ में बस इसीलिए फ्रस्ट्रेट रही थी कि मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन करूं या ना करूं। फिर मैंने जब एक बार डिसाइड कर लिया तो मैं फिर कहीं भी मैं स्विच नहीं हुई, मैंने कंटिन्यूअसली मैं 2 to 3 ईयर्स में लगी रही। और यही मैं कहना चाहूँगी कि आप पेशेंस बना के रखिए तो ये पेपर निकल जाता है। जब मैंने किया है तो आप लोग भी कर पाओगे। आज मैं आप लोगों के बीच अपनी बीपीएससी की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो बीपीएससी में मेनली 3 स्टेजेस होते हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो मैं सबसे पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करती हूँ। तो प्रीलिम्स को मैंने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि प्रीलिम्स में मैंने कैसे प्रिपेयर किया या मैंने क्या क्या किया प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। और सेकेंडली मैं ये बताना चाहूँगी कि क्यों मेरे 65th और 66 बीपीएससी में मैं क्यों 1 या 2 मार्क्स से प्रीलिम्स को मिस कर देती थी। और थर्डली मैं ये बताना चाहूँगी कि अब तो प्रीलिम्स बहुत डाइवर्स हो गया है और बहुत थॉरो रीडिंग चाहिए आपको उसके लिए। तो उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे आप प्रीलिम्स को ईज़िली क्लियर कर सकते हो। और
तो मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करती हूँ। प्रीलिम्स में मैंने मेरी प्रीलिम्स की जर्नी बहुत डाइवर्स रही है। स्कूलिंग अच्छे से हुई थी, तो मेरे बेस स्ट्रॉन्ग थे हिस्ट्री में, या फिर साइंस के जो भी पोर्शंस होते हैं, तो मेरे कंसेप्ट अच्छे थे। एक्चुअली मैं एकेडमिक्स में अच्छी थी, तो इस वजह से बीपीएससी में तो पहले प्रीलिम्स में यही होता था कि आप मतलब जनरल चीज़ें ही आती हैं जो आप 6 to 10 तक में पढ़ते हो, वही सारी चीज़ें आती हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका स्कूलिंग अगर अच्छा हुआ है, तो अगर नहीं भी अच्छा हुआ है तो फिर भी आप बाद में मेहनत करके आप उसे कर सकते हो क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ पे थोड़ी हेल्प हो जाती है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं या अच्छे होते हैं तो। प्रीलिम्स के लिए मैंने अगर मैं बताऊँ तो प्रीलिम्स के लिए मैंने हिस्ट्री में मैंने प्रतीक नायक सर की वीडियो देखी थी। वो मृणाल सर के चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ से मैंने मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तो पहले मैंने वो वीडियो प्रॉपर सारे वीडियोस मैंने देखे थे, सारे प्लेलिस्ट मैंने देखी थी। उसके बाद फिर राजीव अहीर की हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न इंडिया में, उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। और एंशियंट और मिडाइवल इंडिया के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। वो भी मैं 1 to 2 रीडिंग ही कर पाई थी, क्योंकि मतलब ये होता है कि कहा जाता है कि आप सारी चीज़ों को आप कवर करो, बट उसे इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है। बट फिर भी मैंने 1 to 2 रीडिंग एंशियंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया की जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने की थी। और यहाँ से हिस्ट्री हो गया। साइंस के लिए मैंने जनरल साइंस पढ़ी थी लूसेंट की। स्टार्टिंग में तो मैंने कंबाइंड से पढ़ा था जनरल साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो फिर उसके बाद मैंने जो जनरल साइंस की प्रॉपर बुक आती है तो वो मैंने पढ़ा था। उसके बाद फिर ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था 11th-12th की। तो वो मैंने 1 to 2 रीडिंग ही की थी, क्योंकि मेरे लिए वो उतना पढ़ पाना, मतलब मैं इतना डेडिकेटेड नहीं रह पाती थी कि मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ। लेकिन हाँ, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने 1 to 2 रीडिंग उसकी की थी। उसके बाद इकोनॉमिक्स में मुझे बीपीएससी में तो उतने क्वेश्चंस भी नहीं आते इकोनॉमिक्स के, बेसिकली वो डाटा ही आते हैं या फैक्ट्स ही आते हैं। लेकिन फिर भी मुझे था कि बेसिक्स कवर करना है, तो मैंने स्टार्ट तो किया था इकोनॉमिक्स को 11th-12th की एनसीईआरटी से, जैसा कि सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी इकोनॉमिक्स वहाँ से कवर कर लूँगी, बट वो मैं उसे कैच नहीं कर पा रही थी, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसे भी छोड़ दिया था। 1 या 2 चैप्टर्स मैं पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के, बट फिर वो मैं छोड़ दी थी, फिर वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने संजीव वर्मा की बुक इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। इकोनॉमिक्स में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं चीज़ों को पढ़ती थी, फिर वो एग्ज़ाम जैसे ही ओवर होता था तो भूल जाती थी, या मैंने जब पढ़ा और फिर मैं 10 to 15 डेज़ में मैं उसे भूल जाती थी। तो फिर मैंने संजीव वर्मा की वो बुक मैंने प्रॉपर पूरी पढ़ी थी, छोटी सी बुक आती है। उससे मैंने इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक्स जो भी टॉपिक होते हैं वो मैंने कवर किया था। उसके बाद मैंने मृणाल सर के भी कुछ वीडियोस देखे थे। लेकिन मैंने इतनी सारी चीज़ें की थी, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं अभी तक भी मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाई हूँ। मुझे लगता है कि मैं सारी पढ़ती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप इम्परफेक्ट होकर भी आप पेपर निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एरियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग ही हों। आप बस ट्राई करते रहो, तो फिर वो सक्सेस मिल जाती है। और हिस्ट्री हो गए, और साइंस हो गए, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो देखे थे। अजीत सर की वीडियो आती है, 1.5 आवर की वीडियो आती है, तो उससे मैंने कवर किया था करंट अफेयर्स। और एक्चुअली मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब से मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, इवन मैंने फर्स्ट ईयर से मैं द हिंदू पढ़ रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग में तो मैं बस वर्ड मीनिंग या फिर मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो उस पर्पस के लिए मैं पढ़ती थी। लेकिन स्टार्टिंग में मैं उसमें वन वन आवर और 2 आवर्स उसमें लग जाते थे पूरे पेपर को कवर करने में। 4 to 5 मंथ तक ऐसा होता था कि एडिटोरियल कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट जैसे जैसे मैं उससे कंटिन्यू करते गई तो फिर वो चीज़ें समझ में आने लगी। इवन 3 to 4 ईयर्स मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कंटिन्यूअस पढ़ रही थी, बट हाँ, मैं वीक में 4 to 5 डेज
मतलब मैं ट्राई करती थी कि मैं उसे पढ़ लूँ। और फिर मतलब 3 to 4 इयर्स के बाद मतलब इतना अच्छा वो हो गया था। एक्चुअली मेरी 2019 में ग्रेजुएशन हुई है और 2016 में मैं फर्स्ट ईयर थे, तो मैं तब से पेपर में पढ़ रही हूँ। और मतलब लास्ट में मतलब जब मैंने प्रिपरेशन में जब मैं आई तो तब तक मेरा ये हो गया था कि मैं 7 to 8 मिनट्स में एडिटोरियल्स अगर मैं मन से करूँ तो मैं उसे कैच कर लेती थी। मैं मतलब मैं उसमें जो भी एसेंस है उसके वो मुझे समझ में आ जाते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी करंट अफेयर्स के लिए जब आप पेपर पढ़ते हो तो आपका एक फ्लो बना रहता है, आप न्यूज़ से खुद को रिलेट कर पाते हो। जैसे कुछ कुछ न्यूज़ अगर ऐसे होते हैं कि आप पेपर में कुछ रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैगजीन से डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपको पता रहेगा कि हाँ जैसे ब्रिक्स का कोई समिट हो रहा है तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि वहाँ पे उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आते हैं। तो जब 2-3 दिन आप सेम ही न्यूज़ को देख रहे हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि अच्छा यहाँ पे ये इवेंट हुआ था, तो आप उसे एग्ज़ाम में टिक आउट कर पाते हो। तो पेपर का मुझे ये बेनिफिट बिल्कुल नज़र आता है। और मेंस में तो काफ़ी हेल्प होती ही है, और इंटरव्यू के टाइम पे भी पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अब तो पैटर्न भी बहुत चेंज हो रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि पेपर तो आप हिंदी, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी न्यूज़पेपर में तो उतने कुछ कंटेंट होते नहीं हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, आप द हिंदू पढ़ सकते हो, मतलब कोई भी, आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो। आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो आप उसे पढ़ सकते हो। और तो करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या क्या किया, तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मतलब इतना मेरा करंट अफेयर्स में था तो मुझे लगता है कि इससे पेपर में 30 to 40% तो ज़रूर ही हेल्प हुआ था पेपर से। और फिर उसके बाद मैंने वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 1.5 आवर या 2 आवर्स की वीडियो आती है, उनका मंथली कंपाइलेशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होती है। बाकी जगह होता है कि आप 1.5 घंटे या 2 घंटे में आप पूरे आपको वो लोग 1.5 2 घंटे में आप वो लोग पूरे मंथ को समराइज नहीं कर पाते। और वहाँ होता है कि अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 6 to 7 क्वेश्चंस वहाँ से आप कर सकते हो। और उसके बाद फिर जो लास्ट के एग्ज़ाम के मंथ होते थे तो उसमें मैं एडुटेरिया या स्पीडी, कोई भी मैगज़ीन जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। मैं एडुटेरिया ही करती थी। तो उससे लास्ट के मंथ के जो भी फैक्ट्स ये सब होते थे सारा कंपाइल किया होता था, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से कर लेती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में किए थे। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि क्यों मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा था। 66 में मैंने 2 मार्क्स से प्रीलिम्स मेरा मिस हुआ था, और 65th बीपीएससी में मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं थी। मैं ग्रेजुएट ही हुई थी, उसके बाद 3 to 4 मंथ्स के बाद मैं फुल्ली फोकस नहीं थी बीपीएससी के लिए। तो उस वजह से उस टाइम पे मेरे 5 to 6 मार्क्स से प्रीलिम्स मिस हो गए थे। और 66 फिर वो 2 साल या 3 साल जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने की थी। ये मैं स्टार्टिंग का बता रही हूँ कि इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। और अगर मैं 67 के टाइम पे बताऊँ तो मैंने क्यों वो वहाँ पे मेरे प्रीलिम्स नहीं निकल रहे थे, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि मेरे साथ ये था कि मैं बहुत मतलब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नई नई चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता था कि मैं चीज़ों को कॉन्साइज़ नहीं कर पाती थी। एग्ज़ाम से पहले जो 15 to 20 डेज़ होते थे उसे अच्छे से मैं यूज़ नहीं कर पाती थी। क्योंकि पेपर में ये बहुत ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम से पहले आपको 15 to 20 डेज़ आपको जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अगर वो आप अपने आँख के सामने से उस चीज़ को गुज़ार रहे हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे आप वहाँ पे आप 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स से आप लीड कर सकते हो। और फिर वहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स आप वहाँ पे कम करोगे अगर आप वो 20 डेज़ और 25 डेज़ अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने रिवीजन पे फोकस नहीं किया था। और मैं 65th और 66 बीपीएससी में मैं सिली मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं कर पाती। मैं पॉलिटी के जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं गलत कर देती थी। तो मैं स्ट्रांगली आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप सिली मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन रुकता है। और अगर आप सिली मिस्टेक्स में अगर आप लीड ले रहे हो तो फिर आपकी वो सिलेक्शन होगी, डेफिनेटली होगी। और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने प्रीवियस ईयर
मैं सारे टॉपर्स के वीडियोस देखती थी बहुत अच्छे से, जितना मतलब मैं सारे टॉपर्स के स्ट्रेटजी देखती थी, वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे। तो आजकल ये सब बहुत बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो मैं भी देखती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुझे पता तो था कि हाँ प्रीवियस ईयर करना है, ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें कवर करनी है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कर पाना मैं सच में मैंने नहीं किया था। 65 बीपीएससी या 66 मैं डिसाइड करती थी कि हाँ मैं इस मंथ में कवर कर लूँगी या ये वाली चीज़ें देख लूँगी, पर लिटरली एग्ज़ाम से पहले मुझे अफसोस होता था कि मैं नहीं देख पाई। लेकिन 67 बीपीएससी के टाइम पे मैंने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से किया। अब तो पेपर रिपीट नहीं होते 68 और 69 बीपीएससी में, क्योंकि अब पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। लेकिन 67 के लिए मैंने प्रीवियस ईयर तो आपको समझना ही होगा। जब तक आप उसे अच्छे से कवर नहीं कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा ना पेपर किस एक्सटेंट तक जा रहा है या कितना आपको कवर करना है। तो प्रीवियस ईयर तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर बहुत स्ट्रांगली देखो। 67 बीपीएससी में मैंने यही किया। यूपी पीसीएस के पेपर या जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे, हरियाणा पीसीएस के पेपर्स या यूपीएससी के पेपर, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे, क्योंकि सीएपीएफ के पेपर, सीडीएस के पेपर या फिर बीपीएससी के पेपर, ये सारे पेपर्स को मैंने बेस बना के बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया था। प्रॉपर मैंने कॉपी में लिखा था कि हाँ ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे इस टॉपिक से आ रहे हैं। तो 67 आते आते तक वो चीज़ें मुझे समझ आने लगी थी कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 में वो मैंने बहुत ज़्यादा किया। रिवीजन मैंने बहुत स्ट्रांगली किया था 67 के टाइम पे। करंट अफेयर्स मैंने बहुत अच्छे से की। पहले होता था कि मैं मैगजीन्स पढ़ लेती थी, एक या दो रीडिंग ही बस पढ़ती थी, बट 67 के टाइम पे मैंने उसे 3 to 4 टाइम्स किया। मैंने अपने रिवीजन को बहुत इम्प्रूव किया। मेरे साथ वही प्रॉब्लम था कि मैं रिवीजन नहीं करती थी। और फिर मैंने इस चीज़ों को कॉन्साइज करने की भी कोशिश की। अगर मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रही हूँ तो मैंने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को मैंने पेपर से पहले रिवाइज़ किया, हिस्ट्री को भी मैंने मॉडर्न इंडिया को रिवाइज़ किया। अ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी चीज़ों को रिवाइज़ करो, लेकिन आप जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप उसको डेफिनेटली एग्ज़ाम से पहले देख कर जाओ, वो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने घटना चक्र के भी क्वेश्चंस किए। और घटना चक्र के मुझे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट लगाना मुझे उतना पसंद नहीं था, तो मैं बस क्वेश्चंस को देख लेती थी और अंडरलाइन कर लेती थी। और 67 के टाइम पे तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि लूसेंट के बिना तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। आज उसकी रेलिवेंस मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है 68 और 69 के लिए। लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं, आपको 10 to 15 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली आ जाएंगे। जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो वो लूसेंट में मिल जाते हैं। और 67 के टाइम पे मैंने लूसेंट बहुत बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया। मैं 2 to 3 टाइम्स उसके सारे टॉपिक, ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस थे या फिर हिस्ट्री में जो भी टॉपिक है या फिर साइंस का, मैंने बहुत अच्छे से लूसेंट को 67 के टाइम पे कवर किया था। मैंने जीएस पॉइंटर्स के भी क्वेश्चंस देखे थे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्रीलिम्स में बहुत डाइवर्स चीज़ें पढ़नी होती है। इसमें से मतलब मैंने जो भी अभी सारी चीज़ें बताई, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को कवर करो। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं इतना करते हुए भी मैंने पेपर क्लियर किया है, तो आप भी कर सकते हो। और अगर मैं अभी की स्ट्रैटेजी बताऊं तो अभी आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, इसमें तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैं अवॉइड कर सकती थी। मेरे बहुत टाइम वेस्ट हुए प्रीलिम्स में, मुझे ऐसा लगता है। चीज़ें अगर कॉन्साइज रहती या ऑर्गेनाइज रहती तो मैं मे भी थोड़ा पहले प्रीलिम्स क्लियर कर पाती और थोड़ा पहले मुझे सर्विसेज मिल जाते। बट ऐसा नहीं हो पाया, इट्स ओके। बट अभी हुआ तो मैं खुश हूँ, टोटली सेटिस्फाइड हूँ। और अब मैं बताती हूँ कि आप लोग को प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। तो अभी आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर आप डेफिनेटली करके जाओ। हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम, आप डेफिनेटली ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी ही होगी। आप इसे नहीं कर रहे हो तो आप इसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा पेपर। और आजकल इतना कंपटीशन है, आप कहीं पे आपको एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करना होगा। मैंने किया है 67 में। क्योंकि पहले मेरा होता था कि मैं बहुत कैजुअली लेती थी पेपर को कि हाँ हो जाएगा, कर लूँगी, निकाल लूँगी। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप आपके मन में जब तक ये नहीं आएगा, जब तक आप ये स्ट्रांगली फील नहीं करोगे, मतलब आपको सोते जागते आपको दिखना चाहिए कि हाँ मुझे ये टॉपिक कवर करना है या मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करो, तभी आपके पेपर क्लियर होंगे। और आप यूपीएससी का पेपर कर सकते हो प्रीवियस ईयर, तो आप डेफिनेटली करके जाओ।
और स्टैटिक पार्ट को अपने बहुत स्ट्रांग रखो, क्योंकि करंट में चीज़ें इतनी डाइवर्स होती है कि आप अगर उस टॉपिक से कर रहे हो तो हो सकता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, तो अब वहाँ पे आपके लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टैटिक को आप बहुत स्ट्रांग रखो तो आप वहाँ से इजीली स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए आप राजीव अहीर पढ़ लो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। वहाँ से अब तो थोड़ा गवर्नेंस के भी क्वेश्चंस आने लगे, अब बेसिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। साइंस में आप जनरल जनरल साइंस लूसेंट की वो पूरी बुक बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसे आप 2 to 3 टाइम्स डेफिनेटली आप पढ़ो। और उसके बाद आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उसे भी कवर करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूँगी। और इकोनॉमिक्स के लिए आप बेसिक्स देख लो। वनली आईएएस की भी जो बुकलेट आती है या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो भी बुकलेट आती है, आप वहाँ से 7 या 8 टॉपिक होते हैं, तो आप उसे कवर कर सकते हो। वहाँ से इकोनॉमिक्स, तो वहाँ से इकोनॉमिक्स हो जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन था, मैंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। मैंने वो एसएससी या बैंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते थे या यूट्यूब पे जो वीडियो अवेलेबल होते थे या प्रीवियस ईयर से ही मैं वो क्वेश्चंस को कर लेती थी, तो मैं 9 to 10 क्वेश्चंस हो जाते थे मेरे, 1 या 2 क्वेश्चंस लेफ्ट आउट हो जाते थे, बट जो मॉक टेस्ट या कोचिंग के पेपर होते हैं तो वहाँ से वो सारी चीज़ें कवर हो जाती थी। और उसके बाद आप ज्योग्राफी के लिए आप 11-12 की एनसीईआरटी आप डेफिनेटली पढ़ो। वहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड एनसीईआरटी से 10th 11th 12th की वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको उसे भी कवर करना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर आप डेफिनेटली डेली पढ़ो। और आप कोई मैगज़ीन एग्ज़ाम से 1 या 2 मंथ पहले आप कवर कर सकते हो। और आप ट्राई कीजिए कि आप न्यूज़ को देखते रहिए, जैसे आप सोशल मीडिया या टेलीग्राम पे भी तो आप लोग पिक से शेयर करते हैं, तो वहाँ से भी जब आप फ्री टाइम में हो तो आप वहाँ से आप देखते रह सकते हो पेपर्स को। तो प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत डाइवर्स होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स ही एक बैरियर होता है, तो आप यहाँ पे कोई कमी मत करो। और अब तो निगेटिव मार्किंग भी होने लगी है प्रीलिम्स में, तो आप निगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है, तो वो सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। लास्ट मोमेंट पर मैं ये सजेस्ट करूँगी आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। उससे क्या होता है कि आपका एक फ्लो बना रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे, और एग्ज़ाम के दिन आप प्रीलिम्स में बिल्कुल कूल रहो। और मैं ये स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि आप ये बिल्कुल भरोसा रखो कि पेपर हो जाएगा। और आप मन में ये आने ही मत दो, या आप ये किसी को बताओ नहीं कि हाँ नहीं होगा अब मेरा प्रिपरेशन। आपकी जैसी भी प्रिपरेशन है, अगर आपने एफर्ट लगाया है तो पेपर निकलेंगे। अब मैं आप लोगों को अपनी मेंस की जर्नी बताती हूँ। एक्चुअली मैंने मेंस की प्रिपरेशन 66 बीपीएससी के टाइम पे स्टार्ट की थी। और उस टाइम पे मुझे मेंस पे बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे ये लगता था कि 4 पेज में कैसे मेंस को कवर करेंगे, या फिर 4 पेज में हम आंसर्स को कैसे लिखेंगे। अब तो शॉर्ट आंसर्स भी आ रहे हैं, बट 50 मार्क्स के अब क्वेश्चंस रहते हैं मेंस में, तो वही एक टफ टास्क हो जाता है कि स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं अपना बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने मेंस में और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेरा मेंस पार्ट बहुत स्ट्रांग था, तभी इतनी अच्छी रैंक आ पाई है, क्योंकि मैंने बहुत सिस्टमैटिक और बहुत बहुत प्रिसाइज होकर मैंने मेंस पे वर्क किया था। तो मैं बताती हूँ मेंस की, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि मेंस में कैसे करना है। सब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही मैंने कोर्स परचेज़ किया था मेंस के लिए। उन लोग की वो आंसर राइटिंग की कोर्स चलती है 60 डेज़ की, 50 डेज़ की। वो लोग प्रीलिम्स होता है उसके बाद वो लोग कोर्स लॉन्च करते हैं। तो 66 के टाइम पे भी मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे थे, तो मैंने सोचा था कि इस बार तो प्रीलिम्स हो ही जाएगा, तो मेंस तो देना ही है इस बार। बट वहाँ मैं 2 मार्क्स से मिस हो गई थी, तो इट्स ओके मेरी वो, बट वो प्रिपरेशन मेरी बहुत हेल्प की थी आगे। तो वहाँ क्या होता था कि सर मॉर्निंग में क्वेश्चंस देते थे, और हमें उसे नेट से सर्च करके या फिर कहीं से भी आप आंसर उसे सर्च करके आप सर को सबमिट करना होता था। उसके बाद फिर रात में हमें फीडबैक मिल जाती थी विद इन 24 आवर्स में, और सर वॉइस मैसेज में या फिर कॉपी चेक कर कर वो आंसर्स दे देते थे।
तो वही स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे लिखना है, बट थोड़ा था प्रैक्टिस और टॉपर्स के थोड़े कॉपी देखे थे, तो उस वजह से थोड़ा था आइडिया कि हाँ, मतलब जो भी क्वेश्चंस होते थे मैं उसको डायरेक्ट गूगल पे डालती थी और फिर उसका मैं आंसर्स लिख लेती थी। उसके बाद 15 to 20 डेज़ में क्या हुआ कि जब मुझे फीडबैक मिलते रहे तो चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होने लगी। मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज होकर आंसर्स लिखने लगी और मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है या क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, इरेलीवेंट है, तो उसे मैं अवॉइड करने लगती थी। जब सर फीडबैक दे देते थे उसके बाद रात में हमें एक मॉडल आंसर्स भी मिल जाता था, तो उस मॉडल आंसर से मैं क्या करती थी कि जो भी मेरे पॉइंट मिसिंग्स होते थे तो उसे मैं ऐड ऑन कर लेती थी अपनी कॉपी में। और इस वजह से लगभग 60 डेज आते आते तक मेरे बहुत सारे मेंस के टॉपिक कवर हो गए थे, हिस्ट्री के या फिर पॉलिटी के, या फिर इकोनॉमिक्स के। ये सारे पेपर 60 डेज में बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए थे। लेकिन हुआ क्या था कि 2 मार्क्स से मेरे प्रीलिम्स मिस हो गया था, तो मैं वहाँ पे मेंस नहीं दे पाई थी। 67 बीपीएससी के टाइम पे मैंने क्या किया था कि जैसे ही मेरा हुआ कि अब प्रीलिम्स इस बार हो जाएगा, तो फिर मैंने जो भी टॉपिक्स सिलेबस से मैंने बहुत एक्सटेंसिवली मैंने उसे नोट्स प्रिपेयर किए थे खुद के, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं। जैसे अब ट्राइबल मूवमेंट से ही जितने भी क्वेश्चंस थे, तो मैंने प्रीवियस ईयर्स में से ट्राइबल मूवमेंट लिखा, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए, क्या क्या काउजेज है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, कौन कौन से फेमस ट्राइबल मूवमेंट है, संथाल मूवमेंट या फिर बिरसा बिरसा मुंडा मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पॉइंट वाइज लिख लिया था। उसके बाद फिर मैं नेट से ही सर्च करके मतलब एक्चुअली मुझे ऐसे बुक से पढ़ना उतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती थी, तो मैं नेट से ही पढ़ लेती थी डायरेक्टली गूगल सर्च करके। और मैं बहुत होता इसमें क्या था कि मैं बहुत सारे मल्टीपल जगह से मैं पॉइंट्स को बस बहुत सारे पॉइंट्स को मैं लिख लेती थी, उसके बाद उससे मैं खुद के नोट्स बना लेती थी। और जैसे महात्मा गांधी, अगर हम महात्मा गांधी का ही मेंस में टॉपिक ले रहे हैं हिस्ट्री में, तो वहाँ पे मैं क्या करती थी कि महात्मा गांधी के जो भी जैसे सोशल एंड कल्चरल उनके थाट्स हैं, या फिर एजुकेशन पे उनके जो भी व्यूज़ हैं, या फिर कास्ट को लेकर जो भी उनके व्यूज़ हैं, या फिर नेशनलिज्म को लेकर जो भी व्यूज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं नेट से ही करके मतलब एक्सटेंसिवली मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। उसके बाद मैंने अगर मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी का, जैसे अगर मुझे महात्मा गांधी पे आंसर लिखना है तो मेरे पास प्रॉपर जैसे एक मतलब 4 से 5 लाइन का एक होता था इंट्रोडक्शन में कि हाँ मुझे ये मतलब महात्मा गांधी से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे वैसे ही लिखूंगी। तो ये मेरे पास प्रिपेयर्ड था। कंक्लूज़न का भी मेरे पास लास्ट का कुछ लाइन प्रिपेयर्ड था कि हाँ मैं अगर मैं आंसर्स लिखूंगी तो मैं एंड इसी से करूँगी। और ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत रिवाइज़ किया था। इवन मतलब मैं अगर कहूँ तो लोग कहते हैं कि आपको एग्ज़ाम्स में रटना नहीं होता, आप समझ के पेपर क्लियर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता। आपको कुछ चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेगी, तभी आप वो वहाँ पे आप दूसरे एवरेज बच्चों से आप लीड ले पाओगे। तो मैंने यही किया था कि इंट्रोडक्शन को मैं बहुत अच्छे से वो मैंने उसे मेमोराइज़ किया था। मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि हाँ, मैंने उसे मेमोराइज़ किया था। और कंक्लूज़न भी मेरा प्रिपेयर्ड था। तो अगर महात्मा गांधी से कुछ भी क्वेश्चंस क्यों ना आ रहे हो, मैं उसी से स्टार्ट करूँगी और फिर मैं उसी से एंड करूँगी। और मेरा ये था कि मैं आंसर्स को बहुत अच्छे से मोल्ड कर लेती थी। मतलब मेरे पास अगर 4-5 पॉइंट्स हैं, तो अगर किसी भी टॉपिक से आ रहे हैं तो मेरी ये थी मतलब मेरी ऐसी क्वालिटीज़ थी कि मैं उससे मोल्ड कर लेती थी। जैसे मुझे याद है कि रविंद्रनाथ टैगोर पे मतलब 67 बीपीएससी में ह्यूमनिज्म पे क्वेश्चन आया था। तो उस टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर नहीं किया था। लेकिन जब एग्ज़ाम में मैंने क्या किया कि रविंद्रनाथ टैगोर पे एजुकेशन और नेशनलिज्म पे उनके पॉइंट्स मेरे पास थे, तो मैंने उसी के बेसिस पे वो 4 क्वेश्चंस लिख लिए थे। और एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आप वैसे पेपर्स नहीं आते, आपको कुछ ना कुछ मोल्ड करना ही पड़ेगा। और अब तो पेपर भी बहुत डाइवर्स आने लगे। जब जब तक आप ये क्वालिटी डेवलप नहीं करोगे कि आपको कैसे आंसर्स को मोल्ड करना है, तो आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से उसे लिख ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें थी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे आंसर्स को अपने इम्प्रूव किया था। हिस्ट्री के लिए मैंने ये किया था कि मतलब मैं सारे टॉपिक्स का लगभग 17 to 18 टॉपिक्स है, उसे मैंने लगभग
उसे मैंने 18 to 20 डेज़ में मैंने उसे कवर किया था सारे टॉपिक्स को। और अगर फिर उसके बाद GS1 में सेकेंडली ये स्टैटिक्स के पोर्शन आते थे। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं 2 DI डेली बना लेती थी, और मैं रिलीजियसली उसे एग्ज़ाम से पहले मैं 1 to 2 मंथ्स पहले मैंने उसे बनाया है। मैं प्रॉपर उसे कॉपी पे लिखती थी और लैंग्वेज के साथ उससे मैं बनाती थी। तभी आप एग्ज़ाम में उसे आप 15 मिनट से 20 मिनट्स में आप उस चीज़ को कवर कर पाओगे। और होता क्या है कि लोग शॉर्टकट में बना लेते हैं, फिर एग्ज़ाम में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, ये आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखने के लिए आप प्रॉपर, जैसे आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, आप वैसे पूरी प्रैक्टिस करो, तो ये आपके लिए बेटर होगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप कोई भी बैंकिंग या SSC की कोई भी बुक आती है, आप उससे DI को कवर कर सकते हो, तो उससे ईजिली हो जाते हैं। और GS1 में और करंट अफेयर्स के भी सेक्शन होते थे। तो करंट अफेयर्स के लिए लोग, ऐसा होता है कि विजन IAS की मैगजीन्स पढ़ते हैं मंथली, बट मैं इन चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं रहती थी, मुझे रैंडमली चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता था। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप, मतलब आप अनऑर्गेनाइज्ड भी हो, आप रैंडमली भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप, अगर आप फोकस्ड हो और अगर आप थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आप कर रहे हो, तो आप पेपर निकाल सकते हो, नो डाउट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी जर्नी स्मूथ ही होती है। आप इम्परफेक्ट होकर भी आप चीज़ों को कवर कर सकते हो, आप अच्छी रैंक ला सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे विजन के मैगज़ीन्स पढ़ने अच्छे नहीं लगते थे। वो मेरे पास वो मैगज़ीन्स होते थे, क्योंकि मैं भी टॉपर्स की सुनती थी कि हाँ, मैगज़ीन पढ़ने होते हैं, वहाँ पे कंटेंट होते हैं, तो आपको वहाँ से मेंस के लिए कवर करना है। मेरे पास भी प्रॉपर 1 to 2 ईयर्स के हर मंथ के सारे मैगज़ीन्स हैं, बट मैंने उसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझ में नहीं था कि मैं वो नहीं पढ़ सकती हूँ। तो इट्स ओके अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो, लेकिन आपको उस चीज़ को कहीं और से कवर करना होगा। तो मेरा क्या था कि मैं वहाँ से, बट ये मैं ज़रूर करती थी कि वहाँ से मैं टॉपिक्स देख लेती थी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और BPSC में ये होता है कि मोस्टली हाईलाइटेड टॉपिक्स ही ज़्यादा आते हैं। तो करंट अफेयर्स के मैं वहाँ से जो भी बड़े बड़े टॉपिक्स होते थे, तो मैं टॉपिक्स को लिख लेती थी। उसके बाद मैं प्रॉपर गूगल पे सर्च करती थी उस टॉपिक का नाम डालकर, और उसके बाद बगल में उससे रिलेटेड UPSC या फिर एडिटोरियल, तो दृष्टि IAS के, या फिर कोई भी द हिंदू के आर्टिकल, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस के, या द इकोनॉमिक टाइम्स के, या फिर बाकी बहुत सारे, या ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। तो ये सारे चीज़ के करंट अफेयर्स पे उससे रिलेटेड न्यूज़ मिल जाते थे। तो मैं क्या करती थी कि जो भी उसके आर्गूमेंट्स अगर फेवर्स में आ रहे हैं आर्गूमेंट्स, या फिर अगेंस्ट में आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से उसे पॉइंट वाइज करके और मैं उसे कॉपी में लिख लेती थी। तो इस तरीके से लगभग 20, 30, 40 टॉपिक्स ब्रॉडली होते थे, तो उसे मैं वहाँ से कवर कर लेती थी करंट अफेयर्स के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से सर्च करने से आपको ये होता है कि आपको उससे सराउंडिंग्स जो भी टॉपिक है वो भी आपके कवर हो जाते हैं। और इससे मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पर्सपेक्टिव थोड़ी ब्रॉड हो जाती थी, क्योंकि मैगजीन्स में ये होता था कि सारे लोग वही पॉइंट्स लिख रहे हैं, वही आंसर लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा तो डिफरेंट बनाना पड़ेगा ना अपने आंसर्स को। तो उसके लिए आप जब इफ़र्ट लगाओगे तो वो आपके पेपर्स में वो दिखेंगे कि हाँ, यहाँ पे आपने इफ़र्ट लगाया है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को कर सकते हो। और मैं ये स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे 1 मंथ में या 2 मंथ में ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। आप खुद ही गलती करोगे, उसके बाद आप सीखोगे। तो आपको ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ना कोई टीचर। वो आप खुद ही गलती करोगे, फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे मेरे टाइम वेस्ट हुए, ये चीज़ को मैं अवॉइड कर। इट्स ओके, आपको खुद को ही निकालना है, आप खुद ही सीखोगे और आपको खुद ही आप करोगे। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। ये मैं भी इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो आप यहाँ से बस आइडिया ले सकते हो, लेकिन करना तो आपको ही है। मोटिवेशन आपको खुद को ही चाहिए होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे मैंने किया था। और आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, अगर आपको बुक से, अगर आप फ़ोन पे आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, या फिर टैब में आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, आप मैगजीन से कर सकते हो, इट्स ओके। बस आपको टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। और ये इस तरीके से आप GS1 कर सकते हो, हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर बेसिस पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप टॉपिक को सर्च करके और आप उसके नोट्स बना सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में तो जाकर लिखना ही है ना 3 घंटे। तो अगर आपकी वो प्रैक्टिस रहेगी, आपका वो इंटेंट डेवलप रहेगा कि हाँ, आप
आप 3 घंटे लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। इस तरीके से आप GS 1 को कवर कर सकते हो। और GS 2 में पॉलिटी के सेक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के वो कंबाइंड सेक्शन होते हैं, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मैं पॉलिटी में स्टार्ट करूँ तो प्रीलिम्स के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, तो उससे भी हेल्प हुई थी। लेकिन उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर भी देखा था। और उसके बाद मेरा क्या था कि जो भी अगर प्रेम्बल के टॉपिक हैं, या फिर फंडामेंटल राइट के टॉपिक है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टॉपिक है, तो स्टैटिक्स के कुछ पॉइंट्स मेरे पास थे, या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, या फिर कुछ भी फैक्ट्स है, तो पॉलिटी में वो सारी चीज़ें मैंने लिखे थे कॉपी में कि हाँ, अगर फंडामेंटल राइट से अगर कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस तो डाइवर्स होते हैं ना, लेकिन टॉपिक तो वही होता है, फंडामेंटल राइट्स या फिर प्रियम्बर या फिर फेडरलिज्म पे या फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। तो इंट्रोडक्शन वो मेरे पास प्रिपेयर था कि हाँ, मैं यही इसी क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करूँगी। और ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लिख लेते हो, और फिर लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप एग्ज़ाम में उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कम चीज़ों को ही पढ़ो मेंस के लिए। प्रीलिम्स में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, नो डाउट, बट मेंस के लिए आप बहुत लिमिटेड रखो अपने प्रिपरेशन को, बहुत कम चीज़ों को पढ़ो। लेकिन आप ये इंश्योर करो कि आप वो एग्ज़ाम में आप उस चीज़ को उतार रहे हो, आप एग्ज़ाम में जाकर उस चीज़ को लिख पा रहे हो। तो ये बहुत मैटर करता है मेंस में, क्योंकि उसी पे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप जनरल आंसर्स लिखोगे तो फिर वही होंगे कि जैसे एवरेज मार्किंग हुई है, तो आपकी भी वैसे ही मार्किंग हो जाएगी। और अगर आप प्रिपेयर्ड लिख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग हम मतलब इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग का खुद का वो इनर इनर आ रहा है कि इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स खुद से ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हमने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है ना, तो वहाँ पे तो आपको ऐसा नहीं होता है कि सारे लोगों में अच्छी क्वालिटीज़ होती है कि वो बहुत अच्छा ही लिख पाए। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट रहेगा, प्रिपेयर्ड रहेगा, तो आप अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाओगे। तो इस तरीके से आप पॉलिटी को कर सकते हो। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए मैंने वो परम आईएएस की बुकलेट पढ़ी थी, उनकी GS 2 की बुकलेट आती है। तो वो मैंने प्रॉपर टॉपिक पढ़े थे सारे, प्रोवर्टी के, पॉपुलेशंस के, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब, या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये सब सारी चीज़ों को, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो ये सब बुकलेट में ये सब टॉपिक होते, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें कवर की थी। और वहाँ से पर मैंने ये किया था कि वहाँ पे जितने भी डाटा या फैक्ट्स थे, जैसे IMF के, या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, मतलब जितने भी रिपोर्ट ये सब थी, वहाँ पे है, इनफ कंटेंट है। उन्होंने बुकलेट पे काफ़ी मेहनत किया है। तो इस चीज़ के लिए मैं डेफिनेटली थैंकफुल हूँ। वो बुकलेट काफ़ी अच्छी है परम आईएएस की। तो वहाँ से मैंने GS 2 कवर किया था पूरा, और साइंस एंड टेक भी मैंने परम आईएएस की बुकलेट से ही कवर किया था। वो मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल है, या फिर कहीं पे भी आप जाकर उसे परचेज़ कर सकते हो, वो ईजिली मिल जाती है। या फिर अगर आप उसे परचेज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको वो आप टैब में उसे पीडीएफ उसके टेलीग्राम पे ईजिली अवेलेबल है। तो वहाँ से आप बस पीडीएफ से, आपको करना क्या होता है, बस वहाँ से पॉइंट्स देख लेना है, फिर आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर लो। फिर एग्ज़ाम्स में बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो उस तरीके से आप GS 2 कर सकते हो। साइंस एंड टेक भी मैंने बुकलेट ही पढ़ी थी, थोड़ा टाइम कम था तो मैं नहीं कर पाई थी अच्छे से GS 2 को, बट वहाँ पे मेरे स्कोर्स अच्छे आए थे, क्योंकि कम टॉपिक को ही पढ़कर मैंने उसे एग्ज़ाम में लिखा था। मैं अगर पढ़ रही हूँ कोई भी चीज़, तो मैं एग्ज़ाम में उसे रिप्रोड्यूस करके आई थी। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे GS 2 में इसी वजह से अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना GS 2 कवर किया था। अब मैं अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी। तो ऑप्शनल के लिए एक्चुअली मैं मैथ्स में ग्रेजुएट हूँ, मेरा मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन हुआ है। लेकिन मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, मतलब 11-12 तक मेरे मैथ्स अच्छे थे, नो डाउट मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन ग्रेजुएशंस में होता है कि बहुत बहुत सारे टॉपिक होते हैं, और फिर बहुत सारा कुछ कवर करना होता है। तो मैं मैथ्स से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, तो इस वजह से मैंने मैथ्स ऑप्शनल नहीं लिया। फिर मैं सोशियोलॉजी पे स्विच की, तो उसके लिए मैंने 11-12 की NCERT से मैंने स्टार्ट किया। वो कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, कुछ नहीं भी आ रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा गाइडेंस ले लेती हूँ। तो स्लीपी क्लासेस के भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे। और फिर मैंने IS गुरुकुल, प्रणय अग्रवाल सर की क्लासेस है, तो वहाँ मैं बस 3 मंथ्स के लिए मैं दिल्ली गई थी। वहाँ से मैंने ऑप्शनल का क्लास किया था। और GS के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो मुझे कर लेना चाहिए, बट नहीं, बट मुझे लगता था कि यही बेसिक्स चीज़ें ही तो पढ़ा रहे हैं, मैं इसे ही रिवाइज करके कर लूँगी।
मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, कोचिंग ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल भी ये खुद से भी डुएबल है। जब मैंने किया, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत इम्परफेक्ट थी अपनी प्रिपरेशन में, बिल्कुल नॉर्मल, बट फिर भी मेरे इतने अच्छे रैंक आए। तो बस ये था कि मैं कंटिन्यूअस लगी रही थी। मतलब मैं अगर एक दिन भी वेस्ट कर देती थी तो मुझे सच में ये गिल्ट फील होता था कि आज मेरा वेस्ट हो गया या आज मैंने टाइम को यूज़ नहीं किया। तो इट्स ओके, आप कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी से भी डेफिनेटली कर सकते हो। तो ऑप्शनल के लिए मैंने वही 3 मंथ प्रणय अग्रवाल सर के पास क्लास किया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो 20 to 30% बस बेसिक्स मेरे वहाँ से अच्छे हुए थे, क्योंकि सर लोग तो मेनली यूपीएससी के लिए पढ़ाते थे, तो मतलब वो बीपीएससी के लिए उतना वो रेलिवेंट नहीं था। उसके बाद मैंने बीपीएससी के लिए जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए थे सारे टॉपिक को, जैसे मैंने जीएस 1 में किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ भी, अगर कोई भी टॉपिक है, अगर रिसर्च डिज़ाइन है या फिर कॉमन सेंस या फिर सोशोलॉजी का रिलेशन, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, ये सब के साथ, तो इन सारी चीज़ों को मैंने चैप्टर वाइज और उसके बाद वो टॉपिक डिसाइड करके मैंने प्रॉपर सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं कॉपी में। मैं मेरे साथ एक और बच्चे पढ़ते थे, तो हम लोग दोनों ने मिलकर वो पूरे टॉपिक को कवर किया था। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती थी कि वो नहीं लिखते थे उस आंसर्स को, बट मैं उसे पूरे कॉपी में लिखती थी। या फिर अगर मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ, अगर उस पूरे को कॉपी में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसे बुक में अंडरलाइन करके वो पीडीएफ बना के मैं उसे सेव कर लेती थी कि जब भी मुझे एग्ज़ाम टाइम ज़रूरत होगा तो मैं उस तरीके से लिख लूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने ऑप्शनल के सारे टॉपिक्स कवर किए थे। और ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा और आपको चीज़ों को करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप बस 4 टॉपिक कर रहे हो और फिर आप चैप्टर को बीच में छोड़ दे रहे हो, तो उससे एग्ज़ाम में क्लियर नहीं होंगे। आपको सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तभी आप लीड कर पाओगे एग्जामिनेशंस में। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शनल की प्रिपरेशन की और मैंने प्रॉपर सबके नोट्स बनाए थे। अब मैं अपनी इंटरव्यू की जर्नी को बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। तो एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम पे मेरी ऑडिटर की ट्रेनिंग चल रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलते थे। बिल्कुल, मतलब वहाँ बीपार्ड में मेरी गया में ट्रेनिंग चल रही थी, तो शेड्यूल इतना टाइट होता था। सुबह के 5:30 बजे से लेकर रात के 7:30 बजे तक वो लोग हमें इंगेज रखते थे। बिल्कुल, ब्रेकफास्ट के लिए हमें 1 आवर दिया जाता था, लंच के लिए बस 1 आवर, और बाकी पूरे टाइम वो लोग हमें इंगेज रखते थे। तो मेरे लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ हो गया था। बट फिर भी जो भी टाइम्स मिलते थे, ब्रेक्स होते थे या फिर रात में ही मैं टाइम निकाल कर वहीं से, या फिर कोई टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे अगर मुझे रेलिवेंट नहीं लग रहा है, तो मैं फिर वो खुद से नेट पे सर्च करके मैं वो क्लासरूम में मैं पढ़ते रहती थी। और उसी तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। तो इंटरव्यू के लिए अपने मैंने अपने बेसिक्स पे बहुत काम किया था। जैसे अगर मैं कुछ भी काम भी कर रही हूँ, अगर अगर मैं ब्रश ही कर रही हूँ, तो मतलब मेरे दिमाग में ये चलते रहता था कि हाँ, मतलब इंटरव्यू में अगर मुझसे मेरी वीकनेस पूछी जाएगी या मेरी स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, मैं खुद के बारे में सोचते रहती थी कि मैं इसका क्या आंसर दूंगी, या मन में मेरे आंसर्स चलते रहते थे कि मैं किस आंसर्स को किस तरीके से मैं डिलीवर करूँगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी चीज़ में होल हार्टेडली अगर आप लगे हुए हो, तो आपको दिन भर उस चीज़ के बारे में सोचना होगा। अगर आप खाली टाइम में बैठे हो तो आपको सोचना होगा कि यहाँ पे मैं और कौन सा एफर्ट लगाऊं कि मेरी ये चीज़ क्लियर हो जाए या ये पेपर क्लियर हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके मन में ये ज़रूर होना चाहिए कि आपको कैसे भी करनी है, बस पेपर निकालने। जब आप इतने टाइम दे रहे हो तो आपको पेपर आपको करना ही होगा। तो इंटरव्यू के लिए मैंने वैसे ही किया। अपने अपने जो भी पर्सनल डाफ थे उस पर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने हॉबी अच्छे से, जैसे मैंने अपनी हॉबी योगा रखी थी, योगा के बारे में मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, नेट से सर्च करके योगा के जो भी बेसिक्स होते हैं, या फिर योगा में जो भी होता है कि जो भी टाइप्स ऑफ योगा होते हैं। एक्चुअली मैं स्कूल टाइम पे योगा करती थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया था उसके बारे में। तो वहाँ से मतलब बहुत सारे आसन ये सब मुझे पता थे, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल थी वहाँ पे। और योगा से जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से कवर कर लिया था। उसके बाद बहुत योगा में ये होता है कि थोड़ा एंशियंट में अगर इंटरव्यूअर अगर थोड़ा
है तो वो थोड़ा एंशिएंट में जा सकते, पर मुझे एक मॉक इंटरव्यू में कहा गया था कि आप अगर आपको नहीं आए तो आप डायरेक्टली आप ये कह देना कि मैम मैं मतलब मैं योगा प्रैक्टिस में करती हूँ, मतलब इतने इतने इसके हिस्ट्री या फिर ओरिजिन ये सब के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप उस तरीके से आप क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो अगर मैम लोग ज़्यादा डेप्थ में जाए तो हॉबी से रिलेटेड। और उसके बाद फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन में जो भी एग्ज़ाम्स के पर्पज से मैं ग्रेजुएशन में ज़्यादा पढ़ती थी, तो कंसेप्ट थोड़े क्लियर नहीं थे मेरे, मतलब मैथ्स में मैं कंफर्टेबल नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो इस बार भी मैंने क्या किया था कि इंटरव्यू के टाइम पे भी मुझे ये लगा था कि ग्रेजुएशन के टॉपिक से पूछे जाएंगे, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे पूरे ग्रेजुएशन के टॉपिक को मैं एक्सटेंसिवली कवर कर पाती। तो मैंने क्या किया था कि मैं 11th-12th की जो भी मैथ्स की बुक थी, तो वहाँ से मैंने बहुत जो भी बेसिक से क्वेश्चन थे, सेट थ्योरी या फिर स्ट्रेट लाइन, ये सब के फार्मूला, अलजेब्रास के फार्मूला या फिर मेंसुरेशन के फार्मूला, जो भी बेसिक सी चीज़ें थी, मतलब मेरा ये था कि मैं एटलीस्ट बेसिक से क्वेश्चंस पे तो मैं गलती ना ही करूं, क्योंकि वो आपका बहुत ख़राब इंप्रेशन हो जाता है जब आप बहुत इजी क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू में डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। और अगर मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझसे ग्रेजुएशन का पूछा जाएगा तो मैं कह दूंगी कि सर मैं इसे नहीं, मतलब मुझे आइडिया नहीं है या फिर मैं नहीं प्रिपेयर कर पाई हूँ। और उसके बाद मैंने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से पढ़ा था। ऑप्शनल के लिए मैंने वो नितिन सांगवान की जो बुक आती है, तो उसे मैंने प्रॉपर जो भी टर्म थे सारे, वो सारे मैंने देखे थे। अ, उसे मैंने रीड कर लिया था, और फिर मैं ये क्या करती थी कि अगर मैं कोई भी टर्म, अगर जैसे बिलीफ ही क्या होता है सोशोलॉजी में, या सोशोलॉजी को डिफाइन ही कैसे करना है, या फिर सोशोलॉजी से आप क्या समझते हो, तो ये अगर ये सारी चीज़ें, तो मैं क्या करती थी कि मैं एक बार उसे पढ़ लेती थी, उसके बाद फिर मैं उसे मन में एक बार बोल लेती थी कि अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं फिर उसे डिलीवर कर पा रही हूँ या नहीं, ये चीज़ को मैं इंश्योर करते थे। इंटरव्यू के लिए मैंने जो कुछ भी पढ़ा था, मैं उसे वापस से मैं उसे आंख बंद करके उसे रिपीट ज़रूर कर लेती थी, क्योंकि इंटरव्यू में ये ज़रूरी होता है कि आप कितनी भी चीज़ें पढ़ते जाओ, लेकिन जब आप उसे एक लाइन में बहुत प्रिसाइज होके आप अगर आप उसे नहीं डिलीवर कर पा रहे हो, तो फिर वो आपका इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। तो ऑप्शनल को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और फिर एक्चुअली मैं ऑडिटर की ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैंने ऑडिटिंग के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। और अगर मैं इंटरव्यू के टाइम का बताऊं कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इंटरव्यू में बिल्कुल नॉर्मल इंटरव्यू होता है, मतलब हम लोग ऐसा फील होता है कि बहुत टफ क्वेश्चंस, मुझे भी ऐसा लगता था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि कैसे चार लोग बैठे रहेंगे और वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू का तो कोई लिमिट नहीं होता है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल होता है, वो बहुत बेसिक सी चीज़ पूछते हैं बस। स्टार्ट वो लोग ऐसे करेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कब किया, वो लोग आपको पहले कंफर्टेबल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरे से पहले वही मैथ्स से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैथ्स में वो लोग इम्पटी सेट क्या होता है, या फिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए यूनियन ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत बेसिक सी चीज़ मुझसे पूछे थे, और ये सब मैं बहुत बहुत अच्छे से ये सब मैं बता पाई थी। उसके बाद फिर सर दूसरे जब पैनलिस्ट के पास क्वेश्चन गया, तो वो कहते कि बहुत मैथ्स हो गया, तो अब सोशोलॉजी से पूछ लेते। सोशोलॉजी से भी उन्होंने मुझसे मैरिज की ओरिजिन, फैमिली की ओरिजिन, और गांधर्व विवाह कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पूछी थी मुझसे। और आपको जॉइंट फैमिली पसंद है या न्यूक्लियर फैमिली पसंद है, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी मुझसे इंटरव्यू में। और फिर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से मैंने यही इंश्योर किया था, मैंने बहुत बार सॉरी भी बोला था, बट ये इंश्योर किया था कि मैं कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाऊँ। ये तो मेरी जर्नी रही थी और स्ट्रेटजी रही थी कि मैंने क्या क्या फॉलो किया, या मैंने कैसे बीपीएससी को कवर किया, या फिर कैसे इस जर्नी को मैंने फॉलो किया सारे चीज़ों को। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि ये इतना स्मूथ नहीं था जर्नी, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं 2019 के बाद 2023 तक। तो मैं ये सारी चीज़ें बस इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इंस्पायर हो पाए कि इम्परफेक्ट होकर भी सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए भी आप पेपर को क्लियर कर सकते हो। इट्स ओके अगर आपको लग रहा है कि आपसे रिवीजन नहीं हो पा रही है, आप
आप मॉक टेस्ट में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप दूसरे अल्टरनेटिव को फाइंड करो। आप वहाँ से कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। मैं एक शॉर्ट समरी देना चाहूँगी मेरी 3 to 4 ईयर्स को, कि मैंने कितना इधर उधर एग्ज़ाम्स दिए हैं या पेपर दिए हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि इट्स ओके, आप कर सकते हो क्लियर। क्योंकि बिहार में तो ये होता है कि जैसे ही आप ग्रेजुएट हुए तो 1 to 2 ईयर्स के बाद आपका होता है कि बस आपको एग्ज़ाम्स निकालने हैं, या घर पे भी प्रेशर होता है कि आपको जल्दी जल्दी जॉब चाहिए, या कोई भी जॉब क्यों ना हो जाए। तो मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने जब 2019 में मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने ये सोचा था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। तो 1 ईयर जो भी टॉपर्स के वीडियोस देखकर, या फिर जो भी मैंने सारे बुक्स ये सब परचेज कर लिए यूपीएससी के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं 7 to 8 मंथ्स मैंने होल हार्टेडली विजन्स के मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे यूपीएससी वाले। लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स हुआ, और प्रीलिम्स में मेरे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि मैंने चीज़ें अच्छे से पढ़ी ही नहीं थी, मैंने रिवीजन ही नहीं किया था, और मैं पेपर को समझ ही नहीं पाई थी, मैंने प्रीवियस ईयर नहीं किया था यूपीएससी के। तो वो श्योर था कि वो पेपर नहीं निकलना है। तो मेरा प्रीलिम्स में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि फिर उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतना ईज़िली मैं इतना कैजुअली पेपर को ले रही हूँ, तो इतना ईज़िली यूपीएससी को नहीं निकाल सकते। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बीपीएससी के लिए फुल्ली फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करती हूँ, और जब बीपीएससी निकल जाएगा उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए ट्राई कर लूँगी। जब यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं फिर फुल्ली बीपीएससी पे फोकस्ड हो गई, और बीपीएससी के लिए मैंने प्रिपरेशन करने लगी मैं। उस इसी बीच में फिर एसआई का भी पेपर आया था, सब इंस्पेक्टर का। तो उसका भी पेपर मैंने दिया, उसमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया। उसके बाद एक्चुअली मैं ऐसी हूँ कि हमेशा से एकेडमिक में रही हूँ, तो मतलब मेरे था कि ऐसा स्पोर्ट्स में मुझे आइडिया नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि फिजिकल मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी। बट मेंस के बाद हमें 1 मंथ मिले थे, और मैंने 20 to 25 डेज़ में मैंने एसआई का भी फिजिकल क्लियर किया। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास डेडिकेशन रहेगी, तो आप कम टाइम में भी चीज़ों को आप कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो। तो मेरा भी यही था कि मैंने कुछ भी नहीं किया था फिजिकल के लिए, बट मैं 20 to 25 डेज़ मैंने अपने अपने तरफ से मैंने कोई कमी नहीं की थी फिजिकल को क्लियर करने में। और ऐसा हुआ कि मैं उसका फिजिकल भी क्लियर की। लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरी मार्क्स अच्छे नहीं थे, 1 to 2 मार्क्स से वो मेरिट लिस्ट से मैं आउट हो गई थी। उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल का भी मैंने पेपर दिया था, उसमें भी अभी जो थोड़ा 37,000 जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तो फिर मेंस भी हो गई थी। फिर था कि टाइपिंग देना है, तो टाइपिंग भी मुझे नहीं आता था, तो टाइपिंग भी मैंने 15 to 20 डेज़ में ही मैंने कवर किया। बट ये था कि मैं टाइपिंग मॉर्निंग में 1.5 आवर कर रही हूँ, मैं इवनिंग में 1 आवर कर रही हूँ। तो मेरा ये था कि अगर कोई चीज़ करना है तो बस पूरी डेडिकेशन के साथ मैं उसको करती थी, तो इस वजह से वो चीज़ क्लियर हो जाती थी। और सच में मैंने वो सीजीएल का जो टाइपिंग था, वो मैंने 15 to 20 डेज़ में सीख कर मैंने उसे भी क्लियर किया था। बट वहाँ भी हुआ कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाए, क्योंकि मेंस में अच्छे स्कोर्स नहीं आए थे। और फिर इसी बीच में ऑडिटर का भी पेपर हुआ था, ऑडिटर के लिए भी ऑप्शनल वहाँ पे मैथमेटिक्स था। तो इसमें मैंने ऑप्शनल मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर किया, सोशोलॉजी भी मैंने प्रिपेयर किया। तो इस 3 to 4 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी, आप लोग ऐसा लगता हो कि बस आप बस एक चीज़ पे फोकस्ड होके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बस आप एक चीज़ पे फोकस्ड होके आप नहीं कर सकते हो, फिर वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी। क्योंकि जब आप एक चीज़ को मिस कर रहे हो, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगे। इसी बीच में मैंने अपनी बीएड भी मैंने करी है, और वहाँ भी मैंने 1 मंथ स्कूल में जाके इंटर्नशिप होता था, तो वहाँ पे भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, उन्हें भी टीच किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप 3 to 4 ईयर्स आप बस सुबह से लेकर आप शाम तक आप बस प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बुक रीड कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। इट्स ओके, आप 1 to 2 ईयर्स आप ऐसे कर सकते हो प्रिपरेशन। लेकिन जब तीसरा चौथा साल जब बीतने लगता है, तो आपको आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिर आप अगर आपके पास बैकअप नहीं रहेगा, तो फिर वो लाइफ में बस फ्रस्ट्रेशन होगी। और मैं ये चीज़ स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि ये बस बीपीएससी ही नहीं होती है, आप और भी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो, आप वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बस आप
अपने इफ़र्ट के प्रति आप ऑनेस्ट रहो, आप उसमें कोई कमी मत करो, तो डेफ़िनेटली सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं एक टाइम के बाद। और मेरा भी ऐसा था कि मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, इवन मतलब 67 आते-आते तक मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था कि मैं पढ़ाई करूँ, बिल्कुल सैचुरेट हो गई थी, बहुत फ्रस्ट्रेशंस होती थी। रात में लगता था कि नींद नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे वो लो टाइम आते हैं, तो वहाँ पे आपको बस मेरा ये होता था कि मैं एक्सरसाइज तो कर लेती थी, मतलब मुझे फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं वो डेली एक्सरसाइजेस तो मैं करती थी, डेली भी नहीं बट 4 to 5 डेज मैं वीक में कर लेती थी। और अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था तो मेरा ये था कि मैं सो जाती थी बस। तो मैं ये भी कहूँ कि आपको कुछ ना कुछ या सॉन्ग सुन लेती थी या मूवी देख लेती थी, या कहीं बाहर चली जाती थी। मेरा 67 के टाइम पर जब मतलब जब मेंस था, तो मेरा ये था कि मैं शाम में भी घूमने चली जा, बस मैं वॉक करके चली आती थी बाहर। मतलब ऐसा रूम में आप खुद को पैक रखोगे तो फ्रस्ट्रेशन होती है, इट्स नॉर्मल। इतनी लंबी जर्नी होती है, आपको सस्टेन करना ही होगा या करना ही पड़ेगा, बट आपको खुद को ही फाइंड करना होगा। मतलब सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है और फिर सबके अपने अपने हिकअप्स होते हैं, तो आपको उससे फाइट करनी ही होगी, तभी पेपर क्लियर होंगे। और लास्टली मैं डीकेटी को बहुत थैंकफुल करना चाहूँगी कि वो मेरी जर्नी को इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं और मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी जर्नी को बता सकूँ। और इससे अगर मैं इंस्पायर कर पाती हूँ लोगों के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं एक किसी के लिए इंस्पिरेशन बन पा रही हूँ, या किसी की जर्नी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर पा रही हूँ। और मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं, मुझे भी वहाँ से काफ़ी हेल्प हुई है नोट्स बनाने में, या फिर कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है या कैसे जर्नी स्टार्ट करनी है। बट मैं लास्टली ये कहना चाहूँगी कि जर्नी आपकी है, तो आपको ही चीज़ों को करनी होगी, कोई नहीं आपके लिए कर सकता है। ना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ना कुछ भी। आप बुक पे प्रॉपर आप बेसिक चीज़ों को कवर करो, अपने स्टैटिक पार्ट को स्ट्रांग रखो, और आप बेसिक चीज़ों को या फिर जो भी सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड करो, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, पेपर निकलता है। और मन में ये डेफिनेटली आप भरोसा रखो कि हो जाएंगी एक दिन चीज़ें, और नहीं भी होंगी तो अदर ऑप्शंस हैं, आप वहाँ पे लाइफ आप इजीली जी सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको ले लेती हूँ, मैं ट्राई करूँगी कि शॉर्ट में उनका आंसर्स कर पाऊँ। तो सबसे पहले मेरे से ये है कि क्या चेंजेस किए आपने अपने थर्ड अटेम्प्ट में, मतलब 67 में। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने अपने इंटेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग किया 67 में, कि इस बार नहीं हुआ मतलब लाइफ ख़त्म है, या फिर मतलब इस बार नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं करनी है बीपीएससी की प्रिपरेशन। बहुत स्ट्रांगली मैंने ये सोच लिया था कि मैं किसी और ऑप्शंस पे स्विच कर जाऊँगी या मैं कुछ और देख लूँगी। तो और फिर सिली मिस्टेक्स को मैंने बहुत अवॉइड किए थे। मैंने रिवीजन बहुत किया था इस बार के अटेम्प्ट में। करंट अफेयर्स को भी मैंने, हमेशा होता था कि मैं रिवाइज नहीं करती थी, बट 67 के टाइम पे मैंने उसे रिवीजन किया, बहुत अच्छे से रिवीजन किया। और प्रीवियस ईयर्स में जो लास्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं देखी थी, मैंने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से देखा। और ऐसा था कि इस 67 के टाइम पे मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज हो पाई थी, मैं चीज़ों को कॉन्साइज कर पाई थी। और जो लास्ट के 15 to 20 डेज होते हैं, वहाँ पे मैंने मतलब अपने आँख के सामने से सारे फैक्ट्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसे मैंने सच में गुजारा था, उसे मैंने किया था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 67 में मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो पाए। और मेंस में भी मैंने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी उस वहाँ पे, मैंने जैसे बीपीएससी नोट्स के जैसे एग्ज़ाम टाइम पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से मेरे स्कोर्स इम्प्रूव हुए। जैसे बीपीएससी नोट्स में सर एग्ज़ाम से पहले टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहाँ पे वो आंसर राइटिंग होती है। वहाँ पे पर मेरा ये था कि मैं डेली नहीं लिख पाती थी, बट वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के आंसर्स पड़े हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पे था कि एग्ज़ाम से पहले सर 7-8 कुछ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक सर पॉइंटर्स डाले थे मेंस के लिए। तो मैंने क्या किया था कि वो पॉइंटर्स को मैंने प्रॉपर मैं एग्ज़ाम में लिख कर आई थी। जैसे जी मौर्यन आर्ट का कोई क्वेश्चन था, तो वहाँ पे मैंने ये ऐड किया था कि जैसे G20 समिट में बिहार के कुछ हेरिटेज वाले जो भी साइट्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया G20 में इल्यूमिनेट करने के लिए। तो उस चीज़ को मैंने मॉडर्न आर्ट में मैंने लास्ट के आंसर्स में उसे ऐड किया था। या फिर एक हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें ये था कि मुझे उस क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा था,
लेकिन वहाँ पे था कि मैं फैक्ट्स ऐड करके आई थी, जैसे मुजफ्फरपुर का पॉल्यूशन में हाईएस्ट है, या फिर अनीमिया में बिहार का 50% से ज़्यादा है वुमेन जो है वो अनीमिया से ग्रसित है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि स्कोर इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प हुआ था इस वजह से। और फिर जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का जैसे रसिया यूक्रेन का एक आर्टिकल आया था, तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग का जो 4 to 5 पॉइंट्स था, तो उसको मैंने वहाँ से वो चीज़ मैं एग्ज़ाम में लिख के आई थी। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मैंने 7 से 8 चीज़ें अगर पढ़ी थी, वो करंट अफेयर्स के पॉइंटर्स, तो मैं उसमें से लगभग 4 से 5 चीज़ मैं एग्ज़ाम में लिख कर आई थी। तो उस टाइप का आपके पास कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए कि आप उसे एग्ज़ाम में आप उसे रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो ये हो गया चेंजेस। और मॉक टेस्ट के लिए मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे एक्चुअली 67 के लिए तो नहीं, बट ऑडिटर के लिए जहाँ भी फ्री में मॉक्स हो रहे थे तो सारे कोचिंग वाले करवाते हैं, तो वहाँ पे मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था। और ये यहाँ पे 67 के टाइम पे मुझे लीव नहीं मिल रहे थे वो ट्रेनिंग से, तो मैं बस परफेक्शन आईएएस में मैं बस मॉक दे पाई थी, तो वहाँ पे मैंने मॉक दिया था। और मॉक टेस्ट की अगर बात करूँ तो प्रीलिम्स में वो परम आईएएस में मैंने मॉक टेस्ट दिया था। वो लोग फ्री में कंडक्ट करवाते थे हर संडे को। परफेक्शंस के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे मॉक टेस्ट में। तो मेरा ये था कि मैं मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती थी, मुझे बस क्वेश्चंस रीड कर लेने अच्छे लगते थे। तो वही जो भी पीडीएफ होते थे वहाँ से मैं क्वेश्चंस देख लेती थी। तो अब 15 to 20 मार्क्स आप लगा कर जाओ, वो डेफिनेटली वो आपका हेल्प ज़रूर करता है। वो ऑप्शंस अगर क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो वहाँ से आप उसे टिक आउट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद नोट्स नोट्स मैंने ऑफलाइन ही प्रिपेयर किया था। मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी ऑनलाइन ऑनलाइन नोट्स मेकिंग में। प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, बट मेंस के लिए मैंने बहुत एक्सटेंसिवली GS1 GS2, बहुत ऑप्शनल के मैंने बहुत एक्सटेंसिवली नोट्स बनाए। मैंने प्रॉपर पूरे क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वो मैंने लिखे हैं। अगर मैं फ्रेश और इनर्जेटिक फील करने के बारे में बताऊं तो उसके लिए मैं एक्सरसाइजेस कर लेती थी, मुझे घूमना अच्छा लगता था, सॉन्ग सुन लेती थी। उसके बाद मेरा ये था कि अगर नहीं मन लग रहा है तो मैं सो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद अगर सोशल मीडिया का बताऊँ तो सोशल मीडिया मैं यूज़ करती थी या नहीं करती थी, तो मैं व्हाट्सएप पे पूरे टाइम रही हूँ अपनी पूरी प्रिपरेशन में। टेलीग्राम पे भी मैं पूरे टाइम रही हूँ, क्योंकि टेलीग्राम तो मेरे लिए मतलब ऐसा होता था कि दिन भर टेलीग्राम खुला रहता था। मतलब इतना भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बट होता है ना कि मैं कह रही हूँ कि मतलब मेरी प्रिपरेशन थोड़ी इम्परफेक्ट रही है, बिल्कुल नॉर्मल से रह के अब मैंने क्लियर किया है ये पेपर, तो आप भी कर सकते हो, इट्स ओके। लोग ऐसे ही क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ अलग हो जाता है टॉपर की प्रिपरेशन या कुछ डिफरेंट हो जाती है। और टेलीग्राम के लिए वहाँ पे पिक्स होते थे, क्वेश्चंस होते थे, तो वहाँ से मैं टेलीग्राम पे भी मैं हमेशा एक्टिव रही हूँ। इंस्टाग्राम भी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरे पास थे, लेकिन उसी टाइम पे वो रील्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगती थी, जैसे मैं खाना खाकर फ्री हो रही हूँ या फिर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं रील स्क्रॉल करने लगती थी, फिर कब 10 मिनट्स या 15 मिनट्स निकल जाते थे तो वो पता ही नहीं चलता था। फिर जब 5-6 दिन या फिर 1 मंथ हुए तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये इंस्टाग्राम मेरे थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो फिर मैंने वो आईडी ही डीएक्टिवेट कर दिया, और फिर इंस्टाग्राम पे मैं नहीं थी। फिर अभी जब एक रिज़ल्ट आए थे ऑडिटर के, तो उसके बाद फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी आ गई थी। और अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो मैंने सच में जीएस के लिए मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे कोचिंग कर लेना चाहिए, बट मैंने सच में जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं किया है। बट कोचिंग के जो भी बुकलेट होते थे या फिर जो भी मॉक टेस्ट होते, तो वो सारी चीज़ों को मैंने जो भी मार्केट में अवेलेबल होते थे या फिर टेलीग्राम पे भी उस सब वो सारी चीज़ों की पीडीएफ बहुत ईजिली आजकल मिल जाती है। बट मैं ये इंश्योर करूँगी कि आजकल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हो गए, आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि शायद मेरा प्रीलिम्स इसी वजह से नहीं निकल रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बस इधर उधर पढ़ते रहती थी, और एग्ज़ाम टाइम आता था तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या रिवाइज करूँ या क्या किस चीज़ को छोड़ूं। बट 67 में मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया, मैं बहुत लिमिट कर ली थी अपने रिसोर्सेज को, तो इस वजह से एग्ज़ाम्स क्लियर हो पाए। तो कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऑप्शनल की मैंने क्लास की थी वो प्रणय अग्रवाल सर के पास करोल बाग में दिल्ली में। बट अब तो ऑप्शनल भी ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो आप नेट जेआरएफ के पेपर देख सकते हो या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो आप वहाँ से ऑप्शनल कर सकते हो।
तो कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप बेसिक से आप अपने एनसीईआरटी से स्टार्ट करके आप स्ट्रांग रखो, पेपर निकल जाते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। और बस इतने ही क्वेश्चन है। और अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो मेरा शेड्यूल्स में, मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैंने रात में भी 2-3 बजे तक पढ़ा है, और मैं मॉर्निंग में तो मैं नहीं उठ पाती थी, हाँ, बट मैं मॉर्निंग में 6 बजे भी उठकर मैंने पढ़ा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि जैसे अगर आप रात में सो रहे हो 2-3 बजे, क्योंकि वो 11-12 जब रात में बजता है तो आप एग्जॉस्ट हो ही जाते हो अगर आप दिन भर पढ़ाई की है आपने तो। लेकिन अगर आप वही, लेकिन होता है क्या है कि आप सोते सोते आप 2-3 बज जा रहा है, उसके बाद आप मॉर्निंग में 9-9 बजे 8 बजे आप उठ रहे हो, और फिर होता क्या है कि अगर आप मॉर्निंग में लेट तक सो रहे हो तो फिर रात में होगा क्या कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको 11-12 बजे तक नींद नहीं आएगी, तो फिर वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर लास्ट के जो मेरे 1-2 ईयर्स थे प्रिपरेशन के, तो वहाँ पे मैं मॉर्निंग के टाइम को यूज़ करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब अगर मैं 5:30-6 बजे तक उठ जा रही हूँ, तो अगर आप 10-11 बजे तक भी अगर आप 4-5 घंटे अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हो, तो आप सोचो कि आप कितना कुछ आप कवर कर ले रहे हो। उसके बाद मेरा ये होता था कि मैं दिन में, मतलब मैं पावर नैप ले लेती थी 15 मिनट्स 20 मिनट्स। मेरा ऐसा नहीं होता था कि मैं अगर दिन में सो रही हूँ तो मैं 2-3 घंटे तक सोई रही, ऐसा नहीं होता था। मैं रात में अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो आपको रात में भी जल्दी नींद आ जाएगी, तो आप 11-12 बजे तक सो जाओ और फिर आप 6-7 बजे तक आप उठ जाओ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नींद अपनी अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आप जो भी पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपकी इफ़िशियंसी अच्छी नहीं रहेगी, आपको दिन में जम्हाई आती रहेगी, आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे। तो आप जितने देर में भी आपकी नींद, अगर आपको 8 आवर्स ही सोना है तो आप सो जाओ, लेकिन अगर आप जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसे आप उसमें अपना बेस्ट दो, या फिर वहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और शेड्यूल्स मेरे यही नॉर्मल होते थे, मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब पढ़ाई ही करनी होती थी, और फिर अगर मैं फ्री टाइम होती थी तो मैं घर के काम कर लेती थी, या फिर 1 आवर या 1 आवर या हाफ हाफ आवर 15 मिनट्स 20 मिनट्स ब्रेक लेकर। तो आप मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप नॉर्मल रह के भी बहुत इजीली आप पेपर क्लियर कर सकते हो, अच्छी रैंक ला सकते हो। बस आप कंसिस्टेंट रहो, अपनी तरफ से कोई एफर्ट में कोई कमी नहीं करो, और पेपर इसी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। और डीकेटी को मेरा बहुत सारा थैंक यू, मेरी जर्नी को इतने अच्छे से कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच डीकेटी।